सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्की सियासत का अहम केस सुना जा रहा है, जिसके फैसले पर बहुत से रहनुमाओं की सियासी जिंदगी का इन्हिसार है। यह केस नाअहली की मुद्दत के हवाले से है कि नाअहली कुछ मुद्दत के लिए होनी चाहिए या फिर ताहयात। आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन सर पर हैं, हमें हर सूरत यह मसला हल करना है। यह अहम केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच सुन रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुरुस्त हैं या गलत, नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यहां बैठे 5 जजेस की दानिश 7 पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता, हम क्यों फर्ज करें वो झूठा है। आप अराकीन असम्बली को जितनी भी हकारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश अराकीन असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल और इगवा जैसे केसेस में तो बंदा दोबारा इलेक्शन का अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तायात नाअहली इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है। अदालती कार्रवाई और जजेस के रिमार्क्स को लेकर मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है, इस फैसले के सियासत पर असरात क्या होंगे और किस किस रहनुमा की सियासत का इन्हिसार इस केस के फैसले पर है, इसी से आगाज करेंगे। हाफिज एहसान एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन करें और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि काफ़ी अरसे से मामला ज़ेर बहस है ताहयात नाअहली का। ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इस ताहयात नाअहली का खात्मा चाहती है, क्योंकि इससे मियां नवाज शरीफ समेत और लोगों को भी ज़ाहिर फ़ायदा होगा। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। जब भी हुकूमत आती है तो ये 62-63 ओपन छोड़ दिया जाता है ताकि उसके बाद इसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन होता यह है कि जब हुकूमत मिलती है फिर इसको उस तरह से बदला नहीं जाता। जी डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूं आज की सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से आप क्या कहेंगे। जो ताहयात नाअहली का मामला है, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी इसका खात्मा चाहती है कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, चूंकि केस अभी ज़ेर समाअत है तो लिहाजा अभी इसके ऊपर जो है वो एक मोहतात गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जो रिमार्क्स ऑनरेबल जजेस की तरफ से आ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो सेल्फ एविडेंट है कि ताहयात जो नाअहली है वो किसी हवाले से भी, ना वो पाकिस्तान के वो आइन के हवाले से, ना अखलाकी हवाले से, ना मजहबी हवाले से वो बनती है कि आप एक शख्स को ताहयात उसका रास्ता बंद कर दें, ताहयात उसके ऊपर ऐसी कदगन लगा दें कि उसका जो कैरियर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं हो रही। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिस्टम में ये बात भी आ गई है कि अगर किसी एक चीज़ का फ़ायदा किसी एक शख्सियत को, 2 को, 4 को मिल रहा हो तो कहा यह जाता है कि सिर्फ उसके लिए हो रही है। हालांकि ये नहीं होता। आपके घर की अगर सड़क बनती है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बनती, वहाँ से दिन में लाखों गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और वो हर गाड़ी में अगर 4 बंदे तो 4 लाख बंदे को फायदा होता है एक दिन में। तो ये टारगेट कर लेना कि जनाब ये फलां के लिए पर्सन स्पेसिफिक है, पहली तो ये बात गलत है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो राय सामने आ रही है उसमें मैं उसे बिल्कुल सहमत हूँ, उसे सेकंड करता हूँ कि बहुत जो संगीन तरीन जराइम है वहाँ तो लोग जो है दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें इस तरह के इल्ज़ामात जो कि अदालतें उन्हें रिवर्स भी करती हैं, वो फैसले गलत भी साबित होते हैं, उन फैसलों के नतीजे में आप किसी को ताहयात नाअहल कर दें, मेरा ख्याल है ये बात गलत है। और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये रेक्टिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप चूंकि कानून साज रहे हैं, यानी कानून बनाना, कानून की इंटरप्रिटेशन या कानूनी मामला, हमारे साथ वकील साहब भी हमारे कानून है, उनसे बात करेंगे। लेकिन चूंकि आप मेंबर रहे हैं असम्बली के और सियासतदान भी हैं, तो आप लोगों ने कानून बनाना भी होता है और ज़ाहिर कमेटी में बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अब मसला यह, फैसल सिद्दीकी साहब भी वकील हैं, उन्होंने इसमें यह कहा कि एक बड़ा ख़तरनाक एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल सेट हो जाएगी कि कोई भी इंटरप्रिटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट करती है, जिस तरह ताहयात नाअहली की कर दी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, उसके बाद असेंबली ने एक कानून बना दिया कि जी ये 5 साल के लिए होगी।
जबकि आइन में नहीं दर्ज था। तो आइंदा कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी या आइन की तशरीह करेगी जो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का हक है, तो फिर जो हुकूमत होगी वो उस पर कानून साजी कर देगी और सारे केसेस को उड़ा कर रख देगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, गुजारिश है जी, पार्लियामेंट का काम यकीनन कानून साजी है और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिनमें आइन में आपको बाज़-औक़ात ऐसे नजर आता है कि शायद आइन इसके ऊपर खामोश है, लेकिन आइन से ये तवक्को करना कि वो हर एक नुक्ता, हर एक सिचुएशन का मुकम्मल हल आपको देगा, ऐसा मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं होता। जो मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है वो हमारे पास एक कुरान पाक की शक्ल में ही है। वही एक ऐसी किताब है कि जिसके पास हर इशू का हल मौजूद होता है। आइन के अंदर आपको जो बेसिक पैरामीटर्स हैं कि आपने मुल्क को, सल्तनत को, स्टेट को कैसे आगे चलना है, निज़ाम को कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो, जैसे कि आज चीफ जस्टिस साहब के आप रिमार्क्स इनकी मैं बात कर रहा था, अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। यानी ऐसी चीज़ जो मुतसादम हो रिवायात से, जो मुतसादम हो आपके मजहबी अकाद से, जो मुतसादम हो आपके अखलाकी मामलात से, ये चीज़ें सेल्फ एविडेंट होती हैं। लेकिन भाई साहब, बदकिस्मती से होता ये है कि इस तरह के जो भी आप ये कहें कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक साजिश हुई, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह हटाया गया, उस सिचुएशन में जी फायदा उठाया जाता है। इस तरह का लकूना अगर कोई लकूने का फायदा उठा के सारे सिस्टम को टॉपल किया गया, उसके जो नुकसानात हुए वो तो हम देख ही रहे हैं कि उससे मुल्क कितना पीछे गया। नवाज शरीफ तो दोबारा पाकिस्तान आ गए हैं, दोबारा सियासत में एक्टिव हैं और अल्लाह ताला के फजल से चौथी दफा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन जो मुल्क का नुकसान है वो आपके कहें कि नाकाबिले तलाफी है। ठीक, अच्छा जी जी डॉक्टर साहब इस पर आएंगे, क्योंकि एक मसला ये भी ना, सियासतदान भी तो देखिए ना, जब हुकूमत मिलती है तब कुछ और रवैया होता है, जब अपोजिशन में होते हैं तो बिल्कुल और रवैया होता है, वही कानून के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन जब हुकूमत मिलती है नहीं करते वो काम, जिस तरह हमने नैब का भी देखा। इस पर आते हैं सर, चूँकि हमारे साथ आइनी और कानूनी माहिर हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी हैं, उनकी भी राय शामिल करते हैं। हाफिज़ साहब, आप क्या कहेंगे सारे मामले पर? ज़ाहिर है अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है, लेकिन जिस तरह मैंने फैसल सिद्दीकी साहब का अर्ज़ किया, कानूनी तौर पर मुआविन खुद सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करती है। भंडारी साहब ने भी आज कुछ इस तरह के गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, और ये भी फैसल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि इस तरह तो फिर कानून साजी की जाएगी, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि क्या पार्लियामेंट जो है वो अपनी लेजिस्लेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को रिडेंडेंट कर सकती है या ओवरराइड कर सकती है या उसका जो इफ़ेक्ट है उसे कम कर सकती है? तो उसका जवाब ये है कि कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती कि एक ऐसा लॉ जिसकी बुनियाद बना के कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे और वो पाकिस्तान के तमाम इदारों पे बाइंडिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता, और ये एक सेटल्ड लॉ प्रिंसिपल है। लेकिन अगर दूसरा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो क्या पार्लियामेंट जो है उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है लेजिस्लेट करने की? तो बिल कॉम्पिटेंसी है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आई है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा इशू था कि आर्टिकल 191 के अंदर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मुदाखलत है उसके मामलात के अंदर, इंटरनल अफेयर्स के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अच्छी लेजिस्लेशन थी उसको माना और उसको इंडोर्स किया, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो था वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको अडॉप्ट कर रही है और चला रही है, और उसका जो सारा फिक्सेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस का मामला है वो उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे चल रहा है जी। अब आ जाते हैं जो इसका असल इशू इस वक्त चल रहा है, वो ये पाकिस्तान के अंदर 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन जो बनना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशंस को, या अगर वो बन जाते हैं तो उस डिसक्वालिफिकेशंस को डील कर दें। एक है आपका आर्टिकल 62 जो क्वालिफिकेशंस को डील करता है, और इसके अंदर मेनली जो क्वालिफिकेशंस ये है कि आपको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, आपकी उम्र 25 या 30 साल होनी चाहिए, अगर आप नेशनल असेंबली में हैं तो 25 साल, और अगर आप सेनेट हैं तो आपकी 30 साल होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी ऐसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उससे आप जो है आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, या अनसाउंड माइंड ना आप हों, या आप इंसॉल्वेंट ना हो, या सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर रहे हैं तो 2 साल उसका ज़्यादा पीरियड ना गुजरा हो, या आपने डिफ़ॉल्ट ना किया हो, या उसके बाद ये है कि आप गवर्नमेंट के ड्यूज़ वगैरह आपने वो ना दिए हों।
तो ये मेन चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिकल 62, 63 के अंदर है। और 63A जो है उसके अंदर ये है कि अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर बन जाएं और अगर आप डिफेक्शन क्लॉज करें तो फिर आप जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब अगर इन 3 आर्टिकल्स को देखें तो 62 के अंदर कोई भी प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है कि कितनी देर को शख्स जो है अगर उसे 62(1)(d)(e)(f)(g) के अंदर किया जाएगा तो उसकी कौन सी मियाद है, और असल कंट्रोवर्सी जो है वो 62(1)(f) है। दूसरा 63 के अंदर 3 जगह इस चीज़ का जिक्र है। एक है इसके अंदर 63G है जिसके अंदर 3 साल का जिक्र है, और एक 60GH है कि जिसके अंदर 3 साल का जिक्र है, 5 साल का जिक्र है इन दोनों जगहों के ऊपर कि अगर आपकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा है तो आपको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहना पड़ेगा। और 63(1)(p) जो है कि अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग किसी लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है तो वो मुद्दत जो लॉ की है उसके अंदर रहेगा। जिस तरह आज भी आपने देखा होगा कि नैब का एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था, तो उसके अंदर जो था जो 10 से उन्होंने 5 साल किया, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दोबारा जो नैब की लॉ के अंदर सेक्शन 15 है उसके मुताबिक आज एक फैसला किया और सिंगल बेंच को किया। अब उसके अंदर ये देखें कि क्या पाकिस्तान के अंदर 62(1)(f) जो है उसकी कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई है। ये 1973 से 1985 के अंदर ये लॉ इस तरह नहीं था, और ये जो सादिक अमीन है या राइटिस है ये सजेसियस है 1985 के अंदर आया। लेकिन असल कंट्रोवर्सी इन आर्टिकल की स्टार्ट होती है जब जनरल मुशर्रफ साहब ने 2002 के इलेक्शंस के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट की कि अगर आपने पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाना है सेनेट, नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए, तो आपको BA की शर्त चाहिए। उससे एक मामला जो है वो चला कि जिसके अंदर गलत डिक्लेरेशन भी दी गई, बोगस डिग्रीज भी दी गई, और वो चलते चलाते मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया। और सुप्रीम मैं इस पर से दोबारा आऊंगा क्योंकि इसमें आपके पास माशाल्लाह काफी डिटेल है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा फिर आप आगे चले जाइएगा ताकि तो अब ये है कि 62(1)(f) के अंदर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हैं 2008 से लेके 2023 तक, इन सारों के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है। किसी जगह सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, किसी जगह सुप्रीम कोर्ट कहती है 1 टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, किसी जगह सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आपने जो कर दिया उतना ही काफ़ी है, किसी जगह सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका बदनीयत होना बड़ा ज़रूरी है, किसी जगह कहती है कि डिसऑनेस्टी होना ज़रूरी है, किसी जगह कहती है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास पार नहीं है, किसी जगह कहती है कि कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन है। तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी पिछले 10-12 साल से इस मुल्क के अंदर चल रही हैं, उसके अंदर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया है और उन्होंने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है कि वही जजेस एक बार बैठ के कुछ और कहते हैं, दूसरी बार बैठ के कुछ और कहते हैं, और उन्हीं में से सारे कुछ ऑथर जज से अब अगर 7 जजेस बैठ के एक फैसला कर देते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि 62(1)(f) जो है उसके अंदर जो मियाद का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 की जजमेंट के अंदर लाइफ टाइम या परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन तक लिखा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है और हम उसको ओवरराइड करते हैं या रिविजिट करते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट कर लेती है तो फिर जो आपके सेक्शन 232 के नीचे अमेंडमेंट है उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह हम देखते हैं कानून तो बड़ा अच्छा होता है, कोई ना कोई तो म्यार रखना है कि जो लोग जाकर कानून साजी करेंगे तो कोई म्यार हो। मसला ये आता है कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। हमने 90 की दहाई में देखा क्या कुछ होता रहा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखा, फिर आप लोगों ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की कि जी आपस में हम मामलात बेहतर करते हैं, तो फिर 3.5 साल का तहरीक इंसाफ का पीरियड आ जाता है। उसके बाद अब आप देखें फिर अब हम देख रहे हैं कि अब वही तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेर अताब है। तो ये नहीं होता कि सियासतदान खुद भी वो इंजॉय करते हैं कि अच्छा अब इसका इस्तेमाल जो है ना वो दूसरों के खिलाफ हो रहा है तो बहुत बेहतरीन है ना, अब नैब है चलें हम आते हैं अमेंडमेंट करते हैं चलो जी बच गए, लेकिन जाते जाते फिर यही कि 30 दिन दे देते हैं ताकि अब हम तो बच गए हैं, अब दूसरों की ऐसी तैसी हो, ये भी हमारे साथ ये करते थे ना, चलो अब इनकी बारी। तो ये तो फिर एक सर्कल चलता रहता है, तो जानबूझकर फिर हम खुद कानून का गलत इस्तेमाल होने देते हैं। देखिए मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि माजी में ये बात होती रही है कि कानून का गलत इस्तेमाल अगर मेरे खिलाफ हो रहा है तो मुझे उसकी बहुत तकलीफ है, और अगर किसी और के खिलाफ हो रहा है तो फिर मैं सुकून में हूँ। ये सियासी जमातें अगर इस तरह का रवैया माजी में आपको नजर आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है सियासी जमातों के अंदर अब मेच्योरिटी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि आप सियासी बुनियादों के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ ना तो कार्रवाई करें और ना इस तरह के डिपार्टमेंट इदारे बनाएं कि जो सियासी इंतकाम जो है वो दूसरी पार्टियों से और पॉलिटिकल वर्कर से लिया जाए।
ये बुनियादी तौर पे वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं और हमेशा एक सीखने वाला अमल जारी रहता है। वो ज़ाहिर है सियासत में भी है। मेरा ख्याल है सियासतदान जो हैं दे हैव लर्नड इनफ, उन्हें खासा सबक हासिल हो चुके हैं। अब कोई भी किसी ऐसे कानून की हिमायत आपको करता हुआ नजर नहीं आएगा कि जिससे किसी के आप ये कहें कि बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हो, किसी दूसरी पार्टी जो है वो कहीं कड़की लगी हो, किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इस तरह के मुकदमात हों। इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि आप कोई भी उसे सपोर्ट करेगा। बाकी जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक है, लोग समझते हैं कि ये पता नहीं ऐसा कोई तबका है जो कि सिर्फ हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है और ये कोई अशराफिया है। लेकिन ये बाज़ औक़ात आपको ऐसे भी मनाज़िर नजर आएंगे कि जहाँ कोई भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी से कंपेयर कर सकते हैं, आप इसे अदलिया से कंपेयर कर सकते हैं, आप इसे किसी और डिपार्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। रगड़ा कोई भी उन हालात और वाकयात की जब्त में नहीं गुजरता जिससे सियासतदान गुजरते हैं। जी जी। अभी जस्टिस साकिब निसार साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने ये जो हमारे आज का नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि जनाब नॉमिनेशन पेपर जो हैं ये मुस्तरद हो रहे हैं। ये सारी साकिब निसार साहब की मेहरबानी है। यानी नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि वो आके डिक्टेट करे कि नॉमिनेशन पेपर ये होंगे। अच्छा, उसमें एक दो बातें जरा सुन लें। अब चूंकि वो बात मैंने शुरू कर दी है, हो जाएगी। अच्छा चले। यानी आपके घर में फर्नीचर कितना है उसका भी जिक्र करें, बेगम के जेवरात का भी जिक्र करें। अच्छा, वो भी सारा बताएं। भाई हमारे एसेट्स ले लें, हमारे अकाउंट्स ले लें, हम देने के लिए तैयार हैं। गाड़ियों की तफसीलात, असाजात की तफसीलात, ये सारा कुछ चल रहा था। साकिब निसार साहब ने जनाब इसके ऊपर एक और बयान हल्फी जो है वो बीच में शामिल करवाया। वो 4 सफ़ों का बयान हल्फी है। वो आपके पिछले 3-4 साल के बैनुल अक़वामी दौरे, उनके मकसद क्या था, उन पर खर्चा कितना आया। अब मुझे बताएं 4 साल पहले जो आपने दौरा किया था उसका मकसद और उसका खर्चा आपको याद है? अगर जरा सा भी गलत लिखेंगे तो ये आपके कागजात नामजदगी हवा में। खुदा करो, अब भी काफी को क्यों एक तमाशा बनाया हुआ है। अब भी काफी की मजलूमियत मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब एक सिस्टम चल रहा है, एक मजाक है। अच्छा सर, अब नून लीग इस वक्त एक लिहाज से आसानी में भी है कि उसकी तरफ बड़ी तवज्जो है, लेकिन मुश्किल में इसलिए है कि सारों को उसने साथ लेकर चलना है। अब अभी तक काफ लीग के साथ भी मामला नहीं तय हुए। काफ लीग अब तो कह रही है जी कि कौमी और सूबाई असम्बली की 12 से ज़्यादा नशिस्तों की सीट लिस्टमेंट चाह रहे हैं। फिर टिकटों का ऐलान हो गया, लेकिन अब भी कुछ यानी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर याद सादिक और शेख रुल्ला सर का मामला, फिर बलूचिस्तान में हमें नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे हैं जी मुझे नहीं मिला टिकट, इसको नहीं मिला। ये नून लीग के लिए कि आप समझते हैं अच्छी मुश्किल है? ये देखिए, वो मुश्किल वगैरह ऐसे ना कहें, बल्कि इलेक्शन के अंदर और ख़ास तौर पे आपकी जमात जो है एक मकबूल जमात हो और मुल्क में जिस तरह से पहले इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए एक फेवरेट जमातें नज़र आ रहा था कि अवाम का ट्रेंड किस तरफ है। वो हर इलेक्शन में एक ट्रेंड होता है। 2018 में इमरान खान साहब का था, 2013 में हमारा था, 2008 में पीस पार्टी का था। तो अगर आप अवाम का ट्रेंड आपको जिस जमात को नज़र आ रहा हो, ये जमात मुस्तकबिल में हुकूमत बनाने जा रही होती है, उसके लिए उम्मीदवार भी ज़्यादा होते हैं, जो टिकट के तलबगार होते हैं, और सियासी जमातें जो अक्सर एडजस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखती हैं, सीट एडजस्टमेंट हो, इलेक्शन अलायंस हो, उसमें भी ज़ाहिर है काफ़ी तेज़ी और गर्मा गर्मी होती है। तो ये चैलेंजेस हर इलेक्शन से पहले सियासी जमातों के लिए होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल वाली बात है। ठीक है, ये काफ लीग IPP से मामला तय हो जाएंगे, आपको उम्मीद है? ये 100% हो जाएंगे। अच्छा, 100%। चले सर, मैं आता हूँ। ऐसी बातें नहीं है कि जिसके ऊपर कोई रुकावट होगी, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, वक्त कम है चुके सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा ब्रेक से पहले। हाफिज साहब, जो आपने बात कही थी शुरू में ही कि ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हक है कि इंटरप्रिटेशन कर सके वो आइन की, अभी जो बात हो रही थी आपने कहा कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देती है, ये इनकन्सिस्टेंसी है कि कितना है कितना नहीं है, कभी ताहयात है, कभी 5 साल, तो हर जजमेंट अब मुख्तलिफ नज़र आ रही है, तो एक दफ़ा ये चीज़ तय हो जाएगी। मगर सर वो जो सवाल जो आपने कहा, उसके बाद अगर कोई भी हुकूमत आती है और कहती है ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जी आइन की रूल से ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं जी कानून हम बना रहे हैं और ये ऐसे नहीं। मैं आइनी तशरीह की बात नहीं कर रहा या आइन अमेंडमेंट की, वो तो हो गया तो काम ही खत्म।
तो ये जिस तरह आपने कहा प्रोसीजर उस वक्त भी बात आई थी, अब भी ये बात आ रही है, तो कल को सर ये एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा आपके ख्याल से? कोई भी जजमेंट आती है और उधर से सिंपल मेजॉरिटी से एक कानून पास हो जाता है और वो सारी जजमेंट जो है वो नल एंड वॉइड एक तरह से हो जाएगी, उस पर अमल दरामदी नहीं हो सकेगा, कुछ भी ऐसा किया जा सकता है? देखिए उसामा भाई, इसीलिए हुआ ये है कि अगर इसको स्कॉट फ्री जाना होता, जो सेक्शन 232 के नीचे जजमेंट आई है, लेजिस्लेशन आई है जिसके अंदर 5 साल का जिक्र किया गया है कि अगर किसी लॉ के अंदर 5 साल का जिक्र, किसी जगह मियाद का जिक्र नहीं है तो उसका 5 साल तसव्वुर किया जाएगा। वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लार्जर बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है, ताकि ये जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करे। और अब ये फैसला आएगा इस चीज़ के अंदर, एक फैसला इसके अंदर ये आएगा जो प्रोस्पेक्टिव में मैं देख रहा हूँ कि क्या 62(1)(f) के नीचे जो लाइफ टाइम डिक्लेरेशन का एक सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है, क्या वो जजमेंट हमें रिविजिट करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। दूसरा इसके अंदर ये आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के होते हुए या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसका फेट क्या होगा, और क्या ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिविजिट नहीं करती तो उसका फेट क्या होगा। और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये आएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जाए। अब आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल्स रख देता हूँ। एग्जाम्पल इसके अंदर ये है कि जिस तरह मैंने इशारा किया था कि 62 के अंदर आपका कोई मियाद का जिक्र नहीं है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम कर दिया। 63 के अंदर आपकी 5 साल का मियाद का जिक्र है, बहुत सारी जगहों पे है। 63A के अंदर भी मियाद का जिक्र नहीं है, और आपको याद होगा कि उस जजमेंट की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वजह से आई थी, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना सिर्फ उन लोगों के वोट को नहीं माना बल्कि उन्हें डिस्क्वालीफाई का बिका, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन थी, लेकिन वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब्सटेन किया और वहां पे ये नहीं कहा कि इनकी मियाद जो है डिस्क्वालिफिकेशन की 5 साल होगी या 10 साल होगी। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि बार बार हम अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं और वहां के ऊपर जाके जो सिचुएशन के मुताबिक जिस तरह की असिस्टेंस आती है, जिस तरह का एनवायरमेंट आता है, या जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रेंड चल रहा होता है उसके मुताबिक फैसले आते हैं, और वही फैसले जो हैं वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को और बाज़ दफ़ा हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी डिबेट करते हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत क्रिटिसिज्म आता है। और ये आपने देखा है कि चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला आए, मार्शल लॉ को इंडोर्स करने का आए या दूसरा आए, वो हर दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब चीजें जाती हैं बाहर आती हैं और एक नई कंट्रोवर्सी आती है। अब इसी तरह आप देख लें कि 62(1)(f) के ऊपर मियां साहब को कामा के ऊपर निकाला गया, ख्वाजा आसिफ साहब का कामा ठीक था, मियां दूसरा समीरा केस के अंदर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कहा गया, फैसल वाडा की हद तक कहा गया कि नहीं सिर्फ उस टर्म की हद तक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी रीथिंक करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में ब्रेक से पहले सिर्फ ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि लाड़काना से मुकाबले में आए। वो लाहौर में तो आ गए बिलावल साहब, तो क्या नवाज शरीफ साहब ये चैलेंज कबूल करेंगे, वो भी लाड़काना से, या कोई और उस तरह जाकर लड़े कोई अहम रहनुमा नून लीग का? दूसरा, अब वो कह रहे हैं जी हम पंजाब में इसलिए रुक गए हैं कि बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर कामयाबियों की, और इसलिए पीपल्स पार्टी ने उनकी क़यादत ने यहाँ क़याम बढ़ा दिया है। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कुछ दोबारा गेन कर रही है इतनी दिहाइयों के बाद? देखिए, बात यह है जी कि ये जो इलेक्शन होता है ये कोई कुश्ती का मुकाबला नहीं होता कि जनाब मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मेरे मुकाबले में फलां रिंग में आ जाए और फलां हो जाए। ये बड़ी सोच समझ की और संजीदा बातें होती हैं। बिलावल साहब आजकल जो बातें कर रहे हैं कोई उसमें गैर संजीदगी का एलिमेंट जो है वो ज्यादा है। हमने इलेक्शन अपनी, आप ये कहें कि पार्टी के और अपनी जो हमारी पॉलिसीज हैं, हमारी अपनी जो मुशावरत है उसके मुताबिक ही लड़ने होते हैं, चाहे वो क़यादत हो या चाहे क़यादत अपनी जूनियर लीडरशिप होती है उसको लड़ा रही हो। बाकी अब तो खैर फैसले भी हो चुके हैं, हर चीज जो है वो तय है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। अब इस बात की गैर संजीदगी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा लें कि अब तो कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं। अब किसी को कहना कि आओ फलां जगह से इलेक्शन लड़ रहा हो, इस बात में कोई संजीदगी का 1% भी एलिमेंट आपको नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्योरली सियासी बयान है। चलें, ठीक है, और उसका कोई न सर है न पैर है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला चलें डॉक्टर साहब, आपको आगे भी, हाँ जी, मुझे ब्रेक का चुका कहा जा रहा है, आपको आइंदा भी तकलीफ देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और हाफिज एहसान अहमद साहब, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस वजह से पंजाब में सोचा है कि जी वो यहाँ पर कुछ और वक्त गुजारते हैं, बहुत कामयाबी के इम्कान हैं। ब्रेक के बाद बात होगी।
अब पता चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। सेंटर शहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं। सर साहिबा, ये कुछ अजीब सी बात इसलिए लगती है कि जी वो बाप ने बेटे को नॉमिनेट किया और पीपल्स पार्टी ने कहा जी ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी बिलावल होगा, तो सारी पार्टी ने कहा जी ठीक है। ये इसी तरह है जिस तरह हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, इसाक डार वो बैठे होते हैं, वही नॉमिनेट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मेरे बड़े भाई जो वज़ीर आज़म के लिए होंगे सारे आ जाएंगे। यही बात हम फजलुर रहमान साहब की जमात में देखते हैं कि जी वो वालिद साहब कहेंगे बेटा आगे होगा और इसको ये पोजीशन दी जाएगी, सारी जमात उस तरह। यही हम ANP में देखते हैं। हमारी जो बड़ी जमातें हैं उसमें ये कमी नज़र आती है। ये कब तक रहेगा इस तरह से? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पर बड़े मुश्किल दौर आया, उनकी मजबूरियाँ भी रही हैं कि वो इस तरह से बाकी लीडरशिप को नहीं आगे आ पाते क्योंकि कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? जरदारी साहब के अलावा कोई कर देता। आसिफ अली जरदारी साहब ने नाम दिया कि बेटा मेरा होगा जी वज़ीर आज़म, और सब ने कहा जी ठीक है। देखिए, बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तजवीज़ किया और बाकी पार्टी ने तायद की। और मैं कहती हूँ आप कल की तायद को छोड़ दें, आप इससे पहले अगर पीपल्स पार्टी की आवाज़ सुने, हर हमारा वर्कर्स कन्वेंशन है, हर हमारा जो जलसा है, हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारा जो मीडिया है, हर एक पे एक ही आवाज़ है। हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो यंग है, डायनेमिक है, उन्होंने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं और वो यूनिटी का सिंबल है पार्टी के अंदर। मैं नहीं समझती कि कहीं पर हमारी पार्टी कोई इतनी आसान पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल एक जमहूरी तरीके से अपनी राय का इजहार किया जाता है। हमारी पार्टी के लोग अपना जो एक उनकी सोच है उसका बरमला इजहार करते हैं, लेकिन इस एक इशू के ऊपर पूरी पार्टी एक है, एक हमारे यहाँ यूनिटी है। अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी नॉमिनेट ना करते, कोई और नॉमिनेट करता, कोई भी करता, वर्कर्स भी करते, तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे उम्मीदवार होते। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी के नारे पीपल्स पार्टी के हर जलसे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, मीडिया में, कन्वेंशंस में, हर जगह पे लगते हैं। और उसकी वजह है कि लोग देखना चाहते हैं, एक कम उम्र यंग लीडर को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी कम उम्र के अंदर वज़ीर आज़म बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर अपनी सलाहियतें मनवाई। उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर ये साबित किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की बेहतरीन जो है सलाहियत रखते हैं। तो ये वजह मैं समझती हूँ कि और अगर कोई पीपल्स पार्टी ऐसी नहीं है जहाँ पे किसी कोई और शख्स अपनी राय का इजहार न कर सके। लेकिन ये जो मौरूसियत है, यही बातें जो आपने की, सिवाय यंग वाला मामला आप निकाल दें तो ये सब तारीफें शरीफ खानदान भी नवाज शरीफ साहब की करता है और वो कहते हैं जी वो वज़ीर आज़म होंगे। इसी तरह से ये सब तारीफें आप देखिए फजलुर रहमान साहब की भी उनके बेटों की तरफ से या उनके भाइयों की तरफ से की जाएंगी। तो ये मौरूसियत हमारी जमातों का मसला तो है, अवामी नेशनल पार्टी में भी हम ये देखते हैं। देखिए, मौरूसियत की बात नहीं, आप ये देखें कि आप जो एस्टेब्लिश जमहूरियतें हैं, आप वहाँ पर भी देख लें कि जो है कौन वज़ीर आज़म, कौन प्रेसिडेंट बनता है, उसके बाद कौन बनता है। तो बात यह है कि ये तो डिपेंड करता है कि कौन अपना वक्त देता है, कौन अपनी जो है ये सलाहियत रखता है। हर शख्स तो नहीं आ जाता, वही शख्स आता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सियासी कैरियर का आगाज किया, उसके बाद उन्होंने तंजीमी लेवल के ऊपर अपने आप को बनवाया। उन्होंने एज क्वालिफाई करने के बाद भी किसी से इस्तीफा दिलाकर वो नहीं बने पार्लियामेंट के मेंबर। खुर्शीद शाह साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आए, वो अपोजिशन में बैठे। उस वक्त अक्सरियत नून लीग की थी, हमने नून लीग का जो है लीडर ऑफ अपोजिशन कबूल किया। उन्होंने अपनी सलाहियतें मनवाई, एक वक्त का इंतजार किया। आज वो मैं समझती हूँ कि वो फुली क्वालिफाई करते हैं। अगर उनकी जैसी सलाहियतें कोई और लेकर आता है या कोई और अपने आना चाहता है सामने, बिल्कुल आएगी। तो पार्टी के ऊपर है कि पार्टी किसको एंडोर्स करते हैं। जी आपकी पार्टी का अपना मौक़िफ़, लेकिन ये तो सब पार्टियों में यही है। मैं तो यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी जितनी बड़ी पार्टी है सब में मौरूसियत है, सबकी यही मजबूरियाँ हैं। देखिए, मैं तो किसी और पार्टी की बात नहीं करूँगी। हमारी पार्टी के अंदर सैयद यूसुफ गिलानी भी वज़ीर आज़म रहे, राजा परवेज़ अशरफ भी वज़ीर आज़म रहे। हमारी पार्टी के अंदर जो है हमने जो है वो सदर भी, दूसरे जो लोग मतलब पार्टी आप कह रिश्तेदारी नहीं थी, उनको नामजद किया। तो हमारी पार्टी ने तो वज़ीर आला भी आप देखें कायम अली शाह भी रहे, उसके बाद मुराद अली शाह भी रहे। तो ये तो मतलब पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारी पार्टी की शहरी रहमान है,
तो जो जिस शख्स के अंदर जो सलाहियत होती है उसके लिए प्लेटफॉर्म होता है, कोई एतराज नहीं करता कि जी मुराद अली शाह को क्यों वजीर आजम बनाया, चले आप को क्यों वजीर आजम बनाया, क्यों राजा परवेज साहब को वजीर आजम बनाया। देखिए हर एक को मौका मिला। अब मैं ये कहूँ कि आज हम नॉमिनेट करते हैं किसी ऐसे शख्स को जिसको पार्टी जो है उसमें 2 शख्स माने और 2 शख्स ना माने, तो ये तो मतलब मैं समझती हूँ कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब को गिलानी साहब के होने पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मतलब ये देखिए इस तरह की पार्टी यूनिटी जरूर देखती है और पार्टी सलाहियतें भी जरूर देखती है। और जितनी भी पार्टीज हैं उनमें चले ये बात भी अपनी जगह, जितने हम इलेक्शंस देखते हैं वो भी यूनानिमस होते हैं डिसीजंस, यानी कोई इतराज ही नहीं करता किसी पर, उनके मुकाबले पर कोई खड़ा भी नहीं होता तमाम पार्टीज में। अच्छा चले जी ये तो शख्सियत की बात है, ये तो कंट्रीब्यूशन की बात है। अगर बिलावल भुट्टो में ज़रदारी में सलाहियत ना होती, अगर वो मेहनत ना करते, अगर वो अपनी जगह ना बनाते, तो फिर मैं समझती हूँ कि उनकी बहुत सारी आवाजें आती। हमारे यहाँ बहुत सी पॉलिसीज पे बहुत से लोगों की इंडिपेंडेंट आवाजें आती हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी सोच है, तो वो उसको हक है कि वो अपनी सोच का इजहार करे। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आप ये बताएं कि क्या वो क्वालिफाई नहीं करते, फिर तो हम कहें कि जी आपका एतराज जायज है। अगर वो क्वालिफाई करते हैं, अगर उन्होंने अपने आप को डिवोट किया है, डेडिकेट किया है, वो एक तालीमी याफ्ता एक बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनके सामने एक रोशन मुस्तकबिल खतरात से खाली भी था, इतनी शहादतों के बाद उन्होंने वो रास्ता अपनाया है, तो मैं समझती हूँ कि वो क्वालिफाई करते हैं। जी जी चलें ठीक है। अब ये बताइए कि बलूचिस्तान से हम देख रहे हैं काफ़ी कामयाबियां समेटने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब जो लीडरशिप है वो कहा जा रहा है, ज़राए से खबरें चल रही हैं कि 5 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पंजाब से शामिल होने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे कोई पीपल्स पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स कुछ बढ़ जाएंगे? क्योंकि हम दहाइयों से देख रहे हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी ने अपना आगाज़ किया था, जहाँ इसका वजूद हमें मिलता है पंजाब से, लाहौर से, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियाँ या बिल्कुल हमें वक्त ऐसा नज़र आता है कि कहीं 4-5 मेंबर्स ही बन सकते हैं पूरे पंजाब से, जहाँ सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। तो अब अभी भी कोई ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि शायद माजी से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। देखिए तल्ला, पहले तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इस बात का एक्नॉलेज किया कि आज बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की मजबूत पोजीशन है। अगर मैं कुछ अर्सा पहले जाऊं तो तमाम जो है वो टेलीविजन चैनल तो तमाम मीडिया एंकर्स ये तबसरा कर रहे थे कि जी वो तो नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में चले गए, बस बलूचिस्तान उनका हो गया। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब से बाहर रखा गया। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ सबसे ज्यादा नशिस्ता है, जो पीपल्स पार्टी की का गढ़ है, जहाँ से पीपल्स पार्टी ने अपनी शुरुआत की, जहाँ से जन्म लिया। लेकिन आप भी देखें कि 2007 में दिसंबर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। 2013 के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि कोई वहाँ पे कंपेन ना कर सके। 2018 में आरटीआई सिस्टम फेल हो गया। आज हमें इस बात से नहीं है कॉन्फिडेंस कि कोई हमारे साथ शामिल हो रहा है। आज हमारे पास एक यंग मुतहरिक क़यादत है जो कि हर जगह जाके अपनी कंपेन कर रही है, आवाम से राब्ते कर रही है, उसको पज़ीराई मिल रही है, पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक रिवाइव कर रही है। यही वजह है कि लोग शामिल हो रहे हैं। अगर लोगों को एतमाद ना हो पीपल्स पार्टी पे तो वो शामिल ना हो। शमूलियत की वजह भी यही होती है कि उनको पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो, पीपल्स पार्टी का नजरिया, पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी का वो पोटेंशियल नजर आ रहा है कि वो आइंदा हुकूमत बना सकती है। और हमने अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी और वज़ीर आज़म होंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। लेकिन अभी तक आप देख लीजिए कोई भी बड़ी पार्टी को सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या साथ चलने के बारे में, वो नून लीग के साथ ज़रूर है, चाहे आईपीपी है, बाप पार्टी का आप देखिए, अगरचे अभी हमें जो सीट्स नज़र आ रही हैं नॉमिनेशन या जो कागजात नामजदगी जिस तरह से सामने आए हैं, टिकट अलॉटमेंट आई है नून लीग की तरफ से, उसमें ज़रा बिल्कुल ही माहौल और है। लेकिन फिर भी आईपीपी को देखें, एमक्यूएम को देखें, आप जीडीए को देखें, इस तरह काफ लीग जो आपकी इत्तेहादी भी रही, वो उन सब की तवज्जो सिर्फ नून लीग की तरफ है। देखिए एक तासुर दिया जा रहा है, एक शोर शराबा है। मुझे बताएं कि काफ लीग जो है वो पहले भी नून लीग के साथ उसके इत्तेहाद होते थे। अगर आप ये बोले कि जी एमक्यूएम ये जीडीए, ये तो हमेशा पिछले इंतखाबात में पीटीआई भी इत्तेहादी थी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये तो हमेशा यानी सूबे के अंदर जो है वो दही और जो है वो शहरी इलाकों में तकसीम तक पैदा की गई पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कर दिया जाए, लेकिन फेल हो गए। देखिए बात यह है कि ये जो आप जिन इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई चीज कॉन्क्रीट आई है? अभी तो सवाए पीपल्स पार्टी के कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग में सही से गई नहीं है।
अभी अच्छा। तक ये लोग तो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकले। अभी तो इनके टिकट ही नहीं दिए जा सके। अभी तो बहुत सारे इबाम बाकी हैं। जब सीट एडजस्टमेंट हो जाएंगी तब हम देखेंगे। और देखिए, बाकी पीपल्स पार्टी को एतमाद है अपने ऊपर, अपने वोट बैंक के ऊपर, अपने वोटर्स के ऊपर। तो हम इलेक्शन में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी एक मुस्तकिल जमात बनकर उभरेगी और फिर पीपल्स पार्टी के अंदर सलाहियत है कि सबको साथ लेके चल सके, कौमी यकजहती की बात कर सके, सूबों को खुद मुख्तारी दे सके, अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और हमारा जो 10 नुकाती जो मंशूर दिया है चेयरमैन बिलावल ज़रदारी ने, वो एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मुकम्मल प्रोग्राम है जिसका एक बुनियादी ढांचा सिंध में मौजूद है। अच्छा, अब आगे क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? पंजाब में हम देख रहे हैं अभी तो यानी वर्कर कन्वेंशन बड़ी कोशिश की गई है, ज़ाहिर है उतने उस तरह के जलसे तो नहीं हम देख रहे। तो इलेक्टेबल्स की ज़ाहिर है कोशिश तो होगी कि इलेक्टेबल्स जो हैं किसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ सके। पंजाब की हद तक पहले हमने देखा था जनूबी पंजाब से कुछ लोग आते थे, अब यहाँ पर खोसा ख़ानदान का देख रहे हैं जिस तरह वो आपके साथ शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ और लोग अगर आप बता सकें? 5 लोगों का अभी तक चल रहा है कि शायद वो आने वाले दिनों में क़यादत से मुलाकात करने वाले हैं और फिर अनाउंस करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें पंजाब से। मैं तो कबल तो कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपने 30 जलसों का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जब आप वोटर्स से रब्ता करते हैं, जब अपना प्रोग्राम लेकर जाते हैं, अपना मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, अपनी कारकर्दगी लेके जाते हैं, तो यकीनन उसको पजीराई मिलती है। तो ये हमने देखा है, ये हमने बलूचिस्तान में भी देखा है, हमने सिंध में भी देखा है, हम केपी के अंदर भी पीपल्स पार्टी को मजबूत होता हुआ देख रहे हैं और हम पंजाब में भी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह पहले लोग जो समझते थे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जिस तरह से पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया था, पीपल्स पार्टी अपनी जगह अवाम से राब्ता करके बना रही है। पीपल्स पार्टी के किसी कंधों पर चल के नहीं आ रही, कोई समझौते, कोई डील्स नहीं कर रही। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही रास्ता है हमारा। जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जाएंगे वोट मांगने, जब वो जलसे करेंगे, जब वो लोगों से मिलेंगे, तो जो लोग भी उन पर एतमाद करते हैं, आज 70% आबादी जो है नौजवानों की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नौजवान क़यादत है, एक बासलाहियत क़यादत है। उन्होंने बहुत कम अरसे में अपने आप को साबित किया ऐसे वज़ीर ख़ारजा कि वो तमाम सलाहियतें रखते हैं। सैर साहब ये बताइए कि अभी हमने देखा 2 अहम शख्सियात सीनियर लीडर MQM के वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। ये बड़ी एक अनहोनी बात है कि ऐसे वक्त में जब MQM जा रही है नून लीग के साथ इत्तेहाद में या सीट एडजस्टमेंट में, और उसी वक्त में ये अगरचे आपकी बात दुरुस्त, अभी तक वाकई कोई चीज़ें तय नहीं हो पा रही। अनीस एडवोकेट साहब, रजा हारून साहब, तो क्या और लोग भी आ सकते हैं MQM की तरफ से? ये इसलिए किया गया कि ये जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है MQM को कमज़ोर किया जाए, वहाँ से कुछ लोगों को लिया जाए ताकि शहरी आबादी में से भी वोट हासिल किया जा सके पीपल्स पार्टी के लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी तकसीम पे बिल्कुल यकीन रखती है। जो पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं, जो पीपल्स पार्टी के पोटेंशियल पे यकीन रखते हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ आएंगे। MQM को पीपल्स पार्टी क्या कमजोर करेगी? MQM को तो बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया है और मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ कि वो जुड़ी रहे ताकि वो महाजिर कार्ड के बजाय एक अपना किरदार मुस्बत अदा करे। क्योंकि जो भी सियासी जमात है, अगर वो जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो उसके पास ये मौका होता है कि वो जो है वो सूबे की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सर कामरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही कह रहे हैं कि पंजाब में 5 शख्सियात आने वाली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली हैं। और इसी तरह से हमने देखा था कि बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की जा रही थी। उससे पहले बिल्कुल लग रहा था कि जो भी इलेक्टेबल्स हैं, हमेशा देखा गया है कि कोलिशन गवर्नमेंट होती है बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर बाप पार्टी बड़ी अहम थी, वो भी अब इधर उधर हो गई। ज़्यादातर लोग जो है नून लीग को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अब जब टिकटों की तकसीम की बारी आई तो उसमें हैरानकुन तौर पर नजर आया कि बाप पार्टी के लोग जो हैं वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आए। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बल्कि एक साहब ने तो ये कह दिया जी मुझे तो टिकट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो नून लीग के टिकट पर लड़ना ही नहीं चाह रहा, जबकि उनको टिकट अलॉट कर दी गई। उसके बाद जनाब जरदारी साहब की हमने देखा बलूचिस्तान में एंट्री हुई और उन्होंने भी बड़े बड़े नाम अपने साथ शामिल किए, जिनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे। तो अब पंजाब में भी कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि वो यहाँ पर भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। आखिर में हम बात करेंगे भारत की, जो कोई मौका जाने नहीं देता पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात का, खासतौर पर आलमी सतह पर। आपको याद होगा फैटफ का जब मामला आया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो भारत बाकायदा कैंपेन करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट तक कर दिया जाए और पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक हद तक नुकसान पहुंचाया जाए। अब ज़रा मामला उलट हो गया है, जबकि कैंपेन नहीं की जा सकती। अब आप ये देखें कि खुद वो फंस गया है जो गड़ा पाकिस्तान के लिए खोदना चाह रहा था।
$674 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। $674 अरब, और सिर्फ 9 साल के अंदर अंदर, ये भारत की तरफ से। यह भी कहा जा रहा है जी मुंबई दुनिया में जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, और इसी वजह से भारत अब फैटिफ के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो देखती है कि गैर कानूनी तौर पर तो कोई पैसा इधर से उधर नहीं जा रहा, उसके रडार पर भारत आ गया है। इसी बारे में हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये तो अब लगता है कि खुद जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता था वो खुद इसमें फंस गया है। सही मानों में तिक सूप के अंदर है, और जो दूसरों पे इल्जाम लगाता चला आया था अब उसमें बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। उसकी सबसे जिंदा मिसाल आपकी जो भी टेरर फाइनेंसिंग के हिसाब से इंडिया एक्सपोज हुआ है कनाडा में और अमेरिका के अंदर, और सेकेंडली हमारे पास जो कुलभूषण यादव की सूरत में एक टेररिस्ट है जिसको फाइनेंसिंग सारी जो इंडियंस की तरफ से टेरर फाइनेंसिंग। जी अच्छा रेड्डी साहब, ये बड़ी अहम आपने बात की है टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, और जाहिर है कि जो टेररिज्म के सबूत सामने आए हैं, कनाडा का आपने हवाला दिया और वो केस अब एक तरह से साबित हो चुका है। हत्ता कि अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि जी वो इसी तरह से एक अमेरिकी शहरी को भारत की एजेंसीज मरवाना चाह रही थी, और बर वक्त उस पर कार्रवाई करके भारत को आगाह भी कर दिया गया। अब इसमें जाहिर है कि पैसा भी इन्वॉल्व होता है, बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर अपने लोग पहले बनाए जाते हैं कि किस तरह से जाएंगे और किस तरह वो अटैक करेंगे। अब ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है, तो आपको क्या लगता है भारत इससे निकल सकेगा? इसको निकलना जो इंडिया को उससे निकलना खासा मुश्किल साबित होगा। अभी आप देखें तो इंडिया को खासी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जब वो एक्सपोज हुआ है अब उसको एक छोटी सी मूव से कनेक्टेड आप ले लें। जो भी जयशंकर रशिया गए हुए हैं, वहां पे जो उसकी टिल्ट है वेस्ट को छोड़ के रशिया की तरफ आना, वो भी मैं समझता हूँ कि फैटफ से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि फैटफ की जो डायरेक्ट जितनी फंडिंग होती है वो अमेरिकन करते हैं। तो फैटफ ने जो भी 330 क्वेश्चन उनको पोस्ट किए, इनके जो रिव्यू मीटिंग हुई नवंबर के अंदर, जिसका मैं सवालात के जवाब देने, तो उसमें आप देखें कि पाकिस्तान ने सिर्फ 27 जवाब देने थे, और वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का उसको खतरा पैदा हो गया था। अब 330 क्वेश्चन का जब वो देगा जवाब, जो फैटफ के एलिमेंट्स और जो उनके लोग हैं अगर उसके जवाब से मुतमईन होते हैं, तब इंडिया उससे बच पाएगा। ये विजिट जो है 2019 में आना था। 2019 में जो इंडिया ने जब देखा कि वो मोदी गवर्नमेंट काफी टेरर फाइनेंसिंग में और फाइनेंशियल क्रिमिनलिटी के अंदर बिल्कुल सामने आ रही थी, लेकिन बुग़्ज़ चाइना में इंडिया फिर थोड़ा बचत कर रहा था, तो ये छुप गया जाके इंडिया उसमें कोविड के पीछे। और 2023 के अंदर अब वो आए थे यहाँ पे और 330 सवाल देकर गए। अभी आप देखें मोदी खुद जो है टेरर फाइनेंसिंग के नाम से पहचाना जाता, तो जो अभी अग्रवाल है वहां पे जो उसका आम आदमी पार्टी का जो बॉस है इंडिया में, उसने मोदी को खुद इंप्लीकेट किया, और उसने वहां पे कोई गौतम है उसके 180 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है, और ये फ्रंट मैन है मोदी का। तो स्टेट लेवल की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसमें इंडिया जो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। अब जो इसका अपना जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और फाइनेंशियल क्राइम्स जो इंडिया में देखता है, आपको हैरानगी होगी सुन के कि 2009 से लेके अब तक तकरीबन 15 सालों के अंदर सिर्फ 14 कन्विक्शंस किए उसने। 14 कन्विक्शन, जैसे आपने खुद भी कहा कि मुंबई के अंदर अब पूरी दुनिया जानती है कि वहां पे जुआ चलता है, स्पेशली क्रिकेट के हिसाब से और दूसरे इस तरह के जो चीजें हैं, और टेरर फाइनेंसिंग के हिसाब से। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है, उसकी सीरियसनेस देखें कि उसने सिर्फ 14 बंदों को कन्विक्ट किया है। उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, उसकी जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को वो कन्फिस्केट कर सकता है, उसको स्टेट के हवाले कर सकता है, सिर्फ 14। तो दैट मीन्स टू से कि इंडिया इसके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि उसके जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से पूरे हो सकते हैं। अब सैकड़ों अरब डॉलर्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग वो फैटफ ने उसको अपने टेलीस्कोप पे नीचे लेकर आया, इसमें से कैसे इंडियन बचेगा वो देखा जाएगा। और टेरर फाइनेंसिंग के हिसाब से इंडिया बुरी तरह से भी एक्सपोज हुआ, और मैं समझता हूँ उसको ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। अगर बुग़्ज़ चाइना में के सिलसिले में अगर अमेरिकन अभी दोबारा इसकी सपोर्ट नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है काफी मुश्किलात का शिकार होता है। लेकिन इस वक्त वो जिस तरह प्यूटिन साहब मिले हैं जयशंकर से, इवन जो कि उसका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का, तो उससे मिलना एक सिग्नलिंग है कि इंडिया और रशिया जो आपस में हैंड्स इन ग्लव हो सकते हैं। अगर यूएस और वेस्ट जो है इंडियन इंटरेस्ट को एक्सपोज करता है, ये उसकी टेरर फाइनेंसिंग को एक्सपोज करता है। तो बड़ा देखने की जरूरत है कि क्या फैटफ
एक ट्रूली एक फाइनेंशियल क्राइम्स को लुक आफ्टर करना या उसको मिटिगेट करने का इदारा है या वो भी एक पॉलिटिकल इदारा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें चंद चीजें बड़ी अहम है सर, जिसका आपने जिक्र भी किया। ये कोई 10, 15, 20 अरब डॉलर की भी बात नहीं, कोई 100 अरब डॉलर की भी बात नहीं है। 674.9 अरब डॉलर, यानी ये 675 अरब डॉलर, तकरीबन 675 अरब डॉलर। ये कोई ये तो नहीं हो सकता कि इसको छुपा ले या इधर उधर कर दे। एक तो ये मामला, दूसरा यूरोप में ज़ाहिर कंसर्न होगा क्योंकि जिस तरह ये खालिस्तान तहरीक का कहा जाता है और उसकी बुनियाद बनाकर लोगों को कत्ल करना दूसरे ममालिक में जाकर उनके शहरियों को, कनाडा में साबित हो गया, इससे पहले भी लोगों को मरवाया है, अमेरिका में भी पकड़े गए कि जी मरवाना चाह रहे थे लोगों को, यूरोप में सिखों की बहुत बड़ी तादाद है। तो ये यूरोप के ममालिक, अब इसका मतलब है उस लिहाज से भी तो रडार के अंडर भारत आ चुका है। और अब जिस तरह पहले सपोर्ट हासिल होती थी, अब जरा मुश्किल नहीं हो जाएगा जब उनको पता है कि तो हमारे शहरियों को भी मार रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली इंडिया के ऊपर काफी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस अभी लगाए हैं, जैसे यूएस लीड कर रहा है। उसकी वजह यही है, अभी आप देखें जो बाइडेन ने आना था ये जनवरी के आखिर में इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर, वो इसीलिए नहीं आया कि इतना प्रेशर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर और वेस्ट की तरफ से जो बाइडेन के ऊपर था कि आप वहां ना जाएं, क्योंकि अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक किस्म की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया इन तमाम चीजों को देख रहा है और उसको साफ पता है कि वेस्ट जो अब टिल्ट करता है, वो महसूस हो रहा था कि शायद वो वेस्टर्न ब्लॉक में जा रहा है, जो पहले अपने आप को इंडिया नॉन अलाइंड कहता था, अब वो विजिबली जाके रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो ये फैटफ के जो एक तलवार इंडिया के सर पे लटकी हुई है, मैं समझता हूँ कि इसको खातर ख्वाह जो है दुनिया को उसकी तरफ देखना होगा। एक सिग्नलिंग का और मैं आपको बताऊं कि जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ जयशंकर जो है वो कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉस्को में, तो उसमें इंडिया ने वेस्ट को बावर कराने के लिए बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन की है, 7.7% से वो ग्रोथ कर रहा है। ये मॉस्को के प्लेटफॉर्म से बताने का मकसद वेस्ट को और अमेरिकन को सुनाना था कि तुम्हारी जो इंडस्ट्री है वो मेरी जो इंडिया है उसकी बड़ी मंडी है, तो लिहाजा आप हमसे इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। इंडिया के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्री है, लेकिन आप हमेशा याद रखें इंडियन की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली सर्विसेज ड्रिवन है, वो स्ट्रॉन्ग उस तरह से नहीं है कि आप उसको अपनी कोई दूसरी अब चीजें कर सके। तो लिहाजा इंडिया इसका थिक सूप के अंदर है। अच्छा, अभी सब जो चाइना के साथ इनके मामलात हैं लद्दाख और वो बॉर्डर एरियाज पे, वो भी अभी तक सॉल्व भारत के नहीं हुए। कोई भी हमसाया भारत से खुश तो नजर नहीं आता। देखिए रीजनल लेवल के ऊपर चाइनीज उनके साथ ट्रेड जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखें जो भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 35A और 370 को एब्रोगेशन की जो हरकत की थी 2019 में, मोदी ने उसको सब्सटेंशिएट किया और उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें लद्दाख का एरिया भी आता है। चाइना जो है वो अच्छी तरह जानता है कि इसके बावजूद कि वहां से उसको आर्टिकल्स को उसमें से निकाला, लेकिन लद्दाख चूंकि तिब्बत से साथ मिलता है और तिब्बत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चाइना की, तो किसी सूरत वो लद्दाख जो है वो इंडिया को नहीं देगा। तो लिहाजा जो इंडिया ने एक नया नक्शा भी बनाया 2023 में कि जिसमें लद्दाख और जो सारा पाकिस्तानी आजाद कश्मीर है उसको भी उसने अपना हिस्सा दिखाया, वो भी पूरी तरह रिबट होगा। तो इसलिए इंडिया जो है वो चाइनीज की जानिब से भी सब प्रॉब्लम का शिकार होगा और वेस्ट की जानिब से भी। लेकिन चाइना और इंडिया आपस में ट्रेड जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी मैं समझता हूँ कि जब से इंडिया ने नया कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर अनाउंस किया है सीपेक के मुकाबले में, तो मेरे ख्याल में चाइना भी अपनी जो ट्रेड इंडिया के साथ कर रहा था और दूसरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे उसकी वजह से वो थोड़ा डॉर्मेंट था, शायद वो भी खुल के इंडिया के सामने आएगा। लेकिन जो रूट सर वो बना रहे हैं वो तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ सी रूट है, फिर लैंड पर, फिर सी पर, तो वो तो अभी तक उस पर सिर्फ एक ऐसे ही है कि एक विश लिस्ट सी नजर आती है सीपैक के मुकाबले पर या BRI के मुकाबले पर। जी हाँ, वो G20 के फोरम से बाइडेन को साथ बिठा के मोदी ने ये ऐलान किया था कि हम ये बनाने लगे हैं, उसमें ये इंडियन ओशन में क्रॉस करके ये मिडिल ईस्ट में उतरेंगे और मिडिल ईस्ट से इसराइल से होते हुए ये इटली और फिर आगे यूके तक इन्होंने जाना है, यूरोप तक। ये वाकई बहुत एम्बिशियस है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ना सिर्फ किसी रिसर्च आर्टिकल्स में इसका दोबारा जिक्र हुआ, ना ही कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका उतना कोई जो डंडोरा पीटा। सीपैक और ओबोर जो है वो डूएबल है और इन एक्शन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपने हमें वक्त की।
जनाब, अब देखते हैं कि भारत क्या करता है, क्योंकि बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, कोई छोटी रकम नहीं है। 675 अरब डॉलर का मामला है और इस वक्त फैटफ के रडार के अंडर भारत आ चुका है और उससे सैकड़ों सवाल पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि भारत किस तरह इससे बचने की कोशिश करता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।